श्री दिनेश गौतम जी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो प्रेस क्लब कुल्लू में आपका हार्दिक स्वागत है। उसके बाद जो मैं एसएसपी कुल्लू संगठन के प्रेसिडेंट प्रेम शर्मा जी, प्रेम राणा जी, अनूपराम जी कुल्लू सर्किट के प्रेसिडेंट, श्रीमती दीपलता शर्मा जी, इनका भी स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको तो मालूम ही है, जो भी हमारे गुरुगांव की समस्या ये आज की नहीं है। लगभग 2009 से जो है हमारा ये आंदोलन चला है। कुल्लू में बहुत बड़े आंदोलन हुए, ये हमारा सिलसिला चला रहता है। कई बार हमने सरकार के पास अपनी मांगे रखी, कभी तो हमें ऐसा लगे कि हम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। इसके बाद जो हमारे कोर्ट केसेस हुए, सबसे पहले इसके बारे में तो थोड़ा बाद में आपको थोड़ा संक्षेप बताऊंगा। सबसे पहले जब ये एसएसबी की बात उठी है, एसएसबी के स्वयं सेवियों की बात उठी है, इसके जो थोड़ा सा एक इतिहास में जाना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल एक संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ आपको। जब 1962 की लड़ाई हुई तो हमारी सेना को जो मुंह दिखानी पड़ी, क्योंकि हमारी सेना की तैयारी नहीं थी। चीन तो हिंद चीनी भाईचारे का नारा दिया था, उसने जो हमें धोखा दिया और हमारे बहुत से इलाके को उसने हथियारा। ये होता ही है, जब कोई घटना घटती है उसके बाद क्या उसकी समीक्षा होती है। जब इसकी समीक्षा के लिए एक युवा पर एक बैठक बुलाई गई, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या किया, उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चीफ जो थे वो बीएन मलिक थे, और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिजू पटनायक जी थे। उन दो को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी कि आप जो है एक ऐसी ड्राफ्ट स्कीम बना के लाओ, वह जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना हो। क्योंकि जब लड़ाई हुई चीन के साथ, तो चीन का एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रोपोगंडा करता हूँ, एक सबसे बड़ा गलत है। वो क्या करता, ट्राइबल के लोगों को भड़काता है, वही तुम्हारी शक्ल एक जैसी मिलती है, हम तो भाई भाई है। इसी तरह उन्होंने उस वक्त भड़काया। तो वहां पर जो हमारे ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में हुए, नेपाल साइड, अरुणाचल साइड, वहां के लोगों ने क्या है, चाइना की फौज की मदद की, माली फौज की मदद नहीं की। फिर जो उन्होंने एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार करने के लिए कहा, तो 1962 में इसके ऊपर काम चला, और 1963 नवंबर में जो ये ड्राफ्ट स्कीम बनकर जो उन्होंने प्रधानमंत्री के टेबल पर रखी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मंजूरी दे दी। फिर जो है उन्होंने एसएसबी एक डिपार्टमेंट खड़ा किया, और उसका नाम दिया, उस वक्त उसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। जब वो डिपार्टमेंट खड़ा किया तो उसको एक मोटो दिया, क्योंकि आपको तो पता है जब भी कोई डिपार्टमेंट खड़ा होता है उसका एक मोटो होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वो बागबानों के पास जाएगा, जब वो बागबानी में कोई प्रोटेक्शन होगी, वही उनको मोटो उसको बढ़ाना। इसीलिए ऐसे वाले क्या सबसे पहले गाँव में गए, बॉर्डर इलाके में, जो 17 बॉर्डर थे हमारे, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर वहां पर गए। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, वहां पर एक बीएलटी ट्रेनिंग चलाई, एक मोटो लेके गया, वो सेवा सुरक्षा बंधुत्व का। तो सेवा का मतलब था कैसे आपने देश की सेवा करनी है, फिर सुरक्षा, कैसे देश को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या आपने सिक्योरिटी मेजर अपनाने हैं। उसके बाद बंधुत्व। बंधुत्व एक ऐसी चीज है जिस समाज में बंधुत्व होगा, बाद में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो एसएसबी का ये मोटो लेके वो गाँव में गए। सबसे पहले उन्होंने बीएलटी विलेज लेवल ट्रेनिंग चलाई, और शायद आप लोगों ने बहुत देखी है, तो 15 दिन की होती थी। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया नीप N90 नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम में। उसमें क्या होता था, ये 15 दिन की ट्रेनिंग होती थी। तो लोगों को वहाँ पर वो क्या मोटे मोटे राष्ट्र दिखाते थे, हथियारों के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में बताते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती थी, जब ये वो ट्रेनिंग देते थे गाँव में, कुछ अरसे बाद वो उस गांव से चले जाते थे, फिर वो दूसरी जगह जाते थे, फिर वो आते आते उनको 4 या 5 साल लगते थे। फिर क्या जो वो ग्रामीण स्तर के प्रशिक्षण जिन्होंने लिया होता था वो उसको भूल जाते थे। फिर उनके दिमाग में इस तरह काम नहीं चलेगा, क्यों ना एक ऐसी फौज दूसरी तैयार किया जाए जो कि गाँव में ही रहे, और वहां पर जो इस काम को वो कंटिन्यूसली करते रहे।
फिर उस स्कीम के तहत इन्होंने क्या किया, उन्हीं जो विलेज लेवल ट्रेनिंग जिन्होंने 15 दिन उनमें से उन्होंने क्या किया, जो बिल्कुल फिजिकली फिट थे और जो बिल्कुल लॉयल थे और जो एक बिल्कुल अनुशासित थे, उनमें ही उन्होंने छाटे जो भी हमारे सामने बैठे हैं, ये उस वक्त यंग थे, बिल्कुल इनका बाकायदा मेडिकल हुआ है, इनको इन्होंने छाटा और इनको क्या एक स्पेशल ट्रेनिंग दी। हर एक जगह ये ट्रेनिंग सेंटर दी, या हमारा सरार में था। तो जिन्होंने ये ट्रेनिंग की, इनको एक नाम दिया गया ITVs, मतलब इंटेंसिव ट्रेंड वॉलंटियर्स, ध्यान प्रशिक्षित स्वयंसेवी। इनको तो ट्रेनिंग दी, फिर इनको लगा अब भाई पुरुषों को तो दी, महिलाओं का भी इसमें योगदान होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में जो कुमार शहर में फिर जो सुनती में आजकल है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर निकाला है, उसको नाम दिया BATS, WATS, वुमेन एडवांस ट्रेनिंग स्कूल के ब्लैकबेरी, उस नाम से इनको जाना जाता है। अब यह सवाल उठता है ITBS, क्योंकि हम तो आप इनको जानते ब्लैकबेरी के नाम से, तब इनको जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यार ये तो ब्लैकबेरी हर कोई होता है जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में कार्य करे स्वेच्छा से ब्लैकबेरी, लेकिन हम लोग जो ये लोग वैसे ब्लैकबेरी इनकी विशेषता है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ इनकी क्या विशेषता है। जब भी हमने सरकार से कुछ मांगना हो, हमको पहले क्या अपना बताना पड़ता है, मैंने ये काम किया। एक बच्चा होता है, एक घरवाली होती है, वो जब अपने हस्बैंड से मांगती है, अपने बाप से बच्चा मांगता है, उसको बताना पड़ता है मैंने ये काम किया, इस चीज के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो ही जवाब मैं इनका बताता हूँ इनमें क्या विशेषता थी। सबसे पहले जब इन्होंने ये ट्रेनिंग की शरार में इनको कौन सी एक ट्रेनिंग दी गई, वो दी गई वेपन टैक्टिक्स की। वेपन टैक्टिक्स में 7.62 mm राइफल है, उसकी हैंडलिंग से लेकर क्लीनिंग एंड उसकी हैंडलिंग भी और राइफल की उसके फायरिंग भी। ये जो एक मतलब एक सिपाही की तरह उसको अभी इनको राइफल दे तो अभी जीव से निशाना लगा के मतलब दुश्मन को मार सकते हैं। और वेपन में दूसरी ट्रेनिंग दी इनको ब्रेन लाइट मशीन गन, जो कि ऑटोमेटिक वेपन है। इसके बारे में मेरी वकील साहब से बात हुई, वो हैरान हुए, वही उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से स्वचालित हथियारों से भी ट्रेनिंग दी है, उसमें भी इनके पूरी तरह महारत हासिल है। उसके बाद जो स्टैंड गन, हम तो कार्रवाई के नाम से वो मशीन है, वो भी ऑटोमेटिक वेपन है, उसमें भी इन्होंने ट्रेनिंग भी दी और फायरिंग भी दी है। इसको चलाना जानते हैं सब कुछ जब वक्त आएगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग दी इन्होंने ग्रेनेड की, क्योंकि जहाँ पर फ्लैट ट्रेजेक्टरी के वेपन हमारे ये कामयाब ना हो, जब ज्यादा बात हो गया तो लीड करने की होता है, उसकी ट्रेनिंग ली है, वो फेंकना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग ली इन्होंने वो ली है डेमोलिशन, तोड़ फोड़ बारूद द्वारा। आजकल तो आपने देखा होगा, अब तो IED चली है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये तो बड़ी बनाई है, ये खुद जानते हैं उसको बनाना, कैसे आपने फूलों को तोड़ना है, कैसे दुश्मन को पीओ लगाकर, कैसे फैक्ट्री सप्लाई लाइन को बाधित करना, उसके लिए तो आपको फूलों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कर रहे हैं आज यूक्रेन में हो रहा है, रशिया की सेना आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या उनको अपने फूल ही तोड़ने पड़ रहे हैं। वैसा टाइम ये आएगा, उस वक्त के लिए इनको तैयार किया होता, उस चीज में ये महारत हासिल है। अगर इनको बोलेगा आप डेमो ये करो, बारूद बनाओ, इनको पता किस चीज का बनेगा और वो चार्ज फिट करेंगे, एक बटन दबाए और लेकिन ये ट्रेनिंग दी गई है हमको अपने देश की तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये दुश्मन के उसको रोकने के लिए, डिले करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग दी है। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग दी है वो है इंटेलिजेंस। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये इनका साइड रोल था। जब इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था यहाँ हमारे बच्चे साइड रोल, तो लेकिन उसमें क्या हम लोग इनसे इंटेलिजेंस लेते थे, फिर अपने उच्च अधिकारियों को देते थे, बहुत से ये पकड़ाए गए, बहुत से पकड़े गए, इसमें बहुत बड़ा रोल था। फिर असली रोल, फिर उसके बाद फील्ड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई है, कैसे मोर्चाबंदी करनी है, तो फौज की जो इतनी मतलब फौज की वो थी। फिर असली ट्रेनिंग जो इनकी वो थी गुरिल्ला वारफेयर। आप तो जानते गुरिल्ला वारफेयर आज जो है दुनिया की नंबर 1 ट्रेनिंग है। ये जो है या किसी भी आदमी को भी नहीं दी है, किसी भी पैरामिलिट्री को नहीं दी है, सिर्फ SSB को दी जाती थी और SSB वालों ने इनको दी, हमारे ब्लैकबेरी को दिया। तभी जो आज हम लिखते गुरिल्ला संगठन, हम वो गुरिल्ले नहीं आदमी को खाने वाले,
इसीलिए हमने गुरीला बाल खेल में माइल है, इसीलिए हम अपने आपको गुरीला लिखते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे खा जाएगा हम लोग, इसीलिए गुरीला से बैठ लिखते हैं। और जहाँ भी जाएगा हम बोलते आओ भाई गुरीले आओ, वो ऐसे चलता रहा। फिर ये हमारी ट्रेनिंग है, इसमें हमारे बेस कैंप होते थे, डीजेड हर एक चीज, जैसे बिजली महादेव ये हमारा डीजेड होता था, ड्रॉपिंग जोन। क्योंकि जब दुश्मन का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काम पहले ये फौज जो है सिर्फ घड़ी किसके लिए थी, चाइना के लिए। पहले हमको चाइना से खतरा था। अगर वो जब हमेशा गुरीला बार काम करता था, जहाँ पर क्या दुश्मन का कब्जा हो, उसका क्या दूसरे तरीके से क्या है, जो ये SSB, इसको रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। इसका काम था प्रतिरोध करना, वो किसका, दुश्मन का। इनका रोल ही था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चाइना के साथ तो था ही, फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ईस्टर्न जोन मारा, जैसे बांग्लादेश वगैरह, यहाँ भी कुछ होने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, बाबर भी SSB को खत्म किया। तो सबसे पहले एक गुरीला एक्टिविटी शुरू हुई, वो कहाँ से हुई, हिमाचल प्रदेश। पंजाब का कुछ एक इलाका जो पठानकोट का जो मतलब ये पहाड़ी इलाका था, वहां पर SSB को खड़ा किया गया। नेफा जो कर्नोचल के नाम से जाना जाता है, उस पर नेफा बोलते थे इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अकादमी, और असम का कुछ इलाका था। फिर आस्ते आस्ते क्या इसकी गतिविधियां बढ़ती गई, आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम के हिसाब से ये जो पूरे जितने भी बॉर्डर के 17 स्टेट है, वहां पर क्या है SSB की गतिविधियां शुरू हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, SSB की गतिविधियां सिर्फ वहीं पर थी जो कि बॉर्डर के साथ लगते इलाके थे, वहां पर थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें भर्ती के कुछ एक नियम थे SSB के। इसमें वही भर्ती होता था जो IPVS ट्रेनिंग की होती थी, जिसमें इसमें क्या लगा हो रहा है, इसमें तो सिर्फ पहाड़ी आदमी लगे भर्ती हो रहे। आपने देखा होगा कुल्लू में हर एक घर में SSB के जवान। इसमें एक शर्त थी, 98 और 99% जो है वो लोकल पॉपुलेशन इसमें, अदरवाइज नो रिलैक्सेशन दिखा है इसमें, स्पेशल स्कीम में मेरे पास इसमें दिखा है। 2% वो लेते थे, कोई ट्रेडमैन होते थे, कोई स्पोर्ट्समैन, लेकिन उनको भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। इससे क्या लगा हो रहा है, हमारी पहाड़ी इलाके, बॉर्डर इलाके के जितने भी वो नौकरी लगे लग रहे हैं। इन्होंने देखा, फिर जो है आगे इन्होंने देखा, अरे इनको तो रोजगार मिल रही है, तो लैंड वाले को नहीं मिल रही है। इनको फिर थोड़ी जल्द होने लगी। हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की, और SSB में देखो तो जो भर्ती हो रही है। अरुणाचल में 1 सीट तो वो भर्ती हो रहा है। फिर क्या, एक राजनीतिक साजिश के तहत एक साजिश रही, उसके तहत उन्होंने बोला कि इसको जो है इसको खत्म ही कर दो, दूसरे तरीके से करो ताकि सब इसमें एंट्री हो। फिर क्या, उस वक्त जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, तो इन्होंने एक मतलब वहां पर उस वक्त SSB डायरेक्टर PV संधू जी थे, वो तो IPS थे, वो तो इनके नौकरशाह होते हैं, जैसे ये बोलेंगे वैसे ही करेंगे। उनको इन्होंने बताया, इन्होंने फिर एक बोर्ड उठाया, भाई अब इसके फंक्शन की जरूरत नहीं है, वो उठाया बोर्ड तो वही करेगा जो सरकार मॉडल था। इन्होंने क्या, इसकी एक्टिविटीज बंद कर दी। उसके बाद क्या, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ, जो हमारे हिल रीजन के जो भी स्टेट थे उनको 17 स्टेट हो, और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को हुआ। जबकि यहाँ पर 98 और 99% भर्ती होते थे, लेकिन इस वक्त जो है 0.30 भर्ती होते हैं, 1000 में जो 30 भर्ती होते हैं। जबकि यहाँ पहले हर एक घर में देखो, आप पंजाब में देखो, कुछ मर जाएगा, लाहौल तुम्हारे मियाड़ घाटी ऐसी हर एक घर में भर्ती है, पकड़ के लाते थे हम। मनाली में हमारे भर्ती होते तो पकड़े पकड़े के, अरे चलो हम लोग यहाँ पिता भी भर्ती हुए। लेकिन एक साजिश के तहत क्या, इसको फिर तोड़ा गया। फिर 2001 में इसकी एक्टिविटी बंद कर दी, गैर सोचे समझे। फिर हमने इसका विरोध किया। फिर हम अटल बिहारी जी से, उनके जो रेजिडेंशियल मिले, मेश्वर जी उस वक्त सांसद थे, शांता कुमार जी सांसद थे। शांता कुमार जी ने हमारा पक्ष बहुत मजबूती से रखा। उन्होंने कहा बहुत नहीं तो आप चंबा में तो रखो, जो कि डोडा और किश्तवाड़ से उनका इलाका मिलता, वहां तो रखो इस फंड को। लेकिन आडवाणी जी थी, उन्होंने एक नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने पहले जवान में बैठी थी, और इन्होंने SSB को लाया, और आज जो है 1000 में जो 30 भी भर्ती हुए, हमको विरोध रहा है, जो हमारे आंदोलन चलते रहे। फिर जो है क्या हुआ,
आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में जो शिमला हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उसने ये कहा भाई क्रिकेट कोर्ट चुनाव में भी लगा उसने। फिर जो है जब उन्होंने नहीं किया, फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाई। उन्होंने बोला ये तो फैसला लग रहा है, नहीं भी लगा, ये तुम्हारे को दिक्कत क्या कैसा करके। फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किए। यहाँ पर हम 2009 से आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो आप लोग जितने भी पत्रकार बंद हो रहे हैं, आपका धन्यवादी हूँ। 2009 से लेकर आप जो है हमारी कवरेज दे रहे हैं। कभी DC ऑफिस जाते थे, कभी कहा पूरा दे रहे आप, शायद आप भी उठ चुके हो गए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं इनके जीवन में देशभक्ति है। और जो देशभक्तों का आवाज उठाता है वो भी देशभक्ति है। आप इनकी आवाज उठा रहे हैं देशभक्तों की, तो मैं तो आपको भी समझूंगा आपसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। इसी करके हमारा जो संगठन है पूरे थ्रू आउट ऑल इंडिया में जो आज सब किधर की पहचान बनी है। फिर हम सरकार से मिले, 2013 में गए हम। उस वक्त मनमोहन जी की सरकार थी, सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री थे। उस वक्त हमने एक लॉबी बनाई। उस वक्त 5 मिनिस्टर और 18 MP गए, उन्होंने हमारी मांग मानी और एक कैबिनेट नोट बनाया। प्रति हजार की स्ट्रेटेजी की हमने वही भेजे कुछ चुनाव। लेकिन अफसोस उसके बाद आचार संहिता लगी, इनको तो बहाना मिला, वो काम डंप हो गया। लेकिन उसमें जो हमारे संगठन के कुछ एक जो स्वयं भू नेता थे उनकी गलती थी। जब हम उनसे लिस्ट मांग रहे थे उन्होंने नहीं दी, बाद में चुपचाप लगाते गए, वह मिनिस्ट्री में शिकायत करते गए, भारत में नाम नहीं डाला, तो बहुत जो है वही का रोक दो। ये होता ही आपने देखो, राजनीति में भी ऐसा होता है, एक टांग खिंचाई होती है। संगठन में भी तो मतलब उगरीला ही मतलब बैरी निकले वो उस वजह से। फिर हमने आंदोलन शुरू किए, फिर चले रहे। तो एक बात मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब ये SSB को तोड़ रहे थे तो 2003 में इन्होंने बात नहीं की थी भाई हम ये बंद कर रहे हैं। तो सरकार ने SSB DC महोदय को एक लेटर लिखा था, आप जो है इनके एडजस्टमेंट के लिए स्कीम बनाओ। और जो 5 जोन बने थे, नॉर्थ ईस्ट ऐसे जोन 5 जोन बने थे, उसमें जिन लोगों पर एडजस्टमेंट की स्कीम बनी हुई थी और IG वगैरह लोग एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन SSB DG इतना हरामी निकला, उसने जो वो मतलब केस दबा दिया। वो क्यों दबाया? क्योंकि SSB को पता था भाई अब जो है हम बेरोजगार होने वाले हैं। इनको BRS देख रहे थे, लेटर रिटायरमेंट दे रहे थे। फिर इन्होंने PhD के तरले किए, पॉलिटिकल प्रेस लिए, तो खुद करते हैं नौकरी। लेकिन वॉलंटियरों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। अगर उस वक्त इन्होंने वो स्कीम लागू की होती, क्योंकि सरकार तो एग्री थी, आज ये कोई भी बेरोजगार नहीं होता। जैसे सरकार की घटना जैसे आज हम उसको कट के खड़ा कर रहे, हमारे पास एडिशन में वो अम्बा मैंने लगा रहे हैं। फिर उसके बदले में क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा वो जब भी आते थे तो वो एक पॉकेट मनी मिलता था, 2.5 रुपये से शुरू था। लेकिन जब 2001 में जो 37 रुपये मिलते थे पॉकेट मनी, उससे ये बेचारे गुजारा करते थे। फिर बेसिक ट्रेनिंग में कोर्स होते थे, कुछ होते थे, तो उसमें वर्गीकरण मिलती थी, उससे चला हुआ था। तो एक क्या है, बहुत एक स्टे बिहाइंड रोल कर रहे थे, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं होता। SSB ने होने नहीं दिए। स्टे बिहाइंड का मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। स्टे बिहाइंड रोल है जैसे IG वाले करते हैं, CID वाले करते हैं। क्योंकि मैं सामने हूँ, मैं एक चाय का काम कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ, आपको तो दिखाई दे रहा है तो चाय बेच रहा है, लेकिन अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वो उनको पता नहीं है। IG वाले देखे हो रहे हैं, जासूस देखे हो रहे हैं, वो क्या रोल करते हैं, कहीं वो ऐसे काम करते हैं, वो किसी को शक नहीं होता। वो रोल था हमारा। यहाँ तक कि मेरे तो घर में भी पता नहीं था पिताजी को क्या 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 करता है। जब ये आरक्षण का चला था, मैं वो इंटेलिजेंस देने जाता था, पिताजी ने बोला लड़का तो बिगड़ गया, ये तो राजनीति में आए, नौकरी छोड़ दी, भूखे मरेगा। माता जी बड़ी डांट थी, मैं चुप रहता था, मुझे तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो लागी मेरे तो घर में ही पता नहीं था, वो इसलिए इनका स्टे बिहाइंड रखा, इनको बिहाइंड आउट है, ताकि ये एक्सपोज ना हो। क्योंकि कल दिन अगर ढीला रोल करना हो तो चाइना का कब्जा होगा, वो तो रिमांड लेगा, आपको पूछेगा, आप तो बोलेंगे प्रेम जी, अनूप राम जी है, शर्मा जी है, इनको पकड़ के ले जाएगा, वो तो मार देगा इनको। इसलिए इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए इनको स्टे बिहाइंड रखा, इनकी पहचान गुप्त की। फिर जो 1988 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी जोड़िए दिल्ली में जगह बटालियन में बहुत बड़ा सेमिनार था, वहाँ यहाँ से भेजे थे हमने, वहाँ पर वो आए, उन्होंने ये कहा था जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं छुट्टे हुए
वहां पर उन्होंने पूरी एक्टिविटीज बढ़ाई जो निष्क्रिय थे। फिर वेटरनरी का भी इसमें जोड़ा, मेडिकल का भी, फर्स्ट एड का सारा कुछ जोड़ दिया इसमें। और उस दिन उन्होंने कहा था, मुझे याद है मैं नहीं गया था इनके साथ, उन्होंने ये कहा था अब जो है हमने पूरे बॉर्डर इलाके में SSB खड़ी की है और हमारे पूरा बॉर्डर सिक्योर है। कोई भी चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो जो है यहाँ पर आंख उठा के भी देख सकता और हमारे बॉर्डर में एक मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये पॉलिसी थी। लेकिन बाद में जब ये हटाया गया, फिर हमने सवाल किया गया अनुवादी जी से, क्या आपको चाइना के साथ क्या कोई कम्प्रोमाइज हुआ, और या उसने आपको लिख के दिया तो या आप ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, चली खत्म हो गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आज वह उत्तराखंड के बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर आपने सुना होगा, वहाँ पर लोग लाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी नहीं है। पर इसको चाइना वाले उनको दिखाते हैं, उनको बॉर्डर देखा आर पार है, उनको डर है, वो जो है फ्लाइंग कर रहे हैं अपने इलाका छोड़ के। और वहाँ पर क्या है, अब वो सरकार बोल के हमको ये पॉलिसी बनाएंगे, वहाँ पर कुछ वो कोई और स्कीम नहीं की, उनको खड़ा करेंगे। हमने कहा जब आपके पास ट्रेंड सोल्जर की तरह आएगा, अरे भाई इनको कुछ दो नहीं, बाबा तैनात करो, लोगों में भी भय खत्म होगा। तो लेकिन अभी वो इस चीज को मानने के लिए तैयार है। उनको पता है अगर हम ये माने हम कोर्ट में हार जाएंगे, वो अब इस चीज में किसी चीज में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ स्कीम बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। फिर जो है उसके बाद सुषमा स्वराज जी, वो जो है सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने फिर भी खतरा से वालों को लोग उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन किया था, भाई आप इनको एडजस्ट करो। पहले उन्होंने हारी, फिर उन्होंने दोबारा। उनका यही मतलब था कि अगर हम इन किताब देखते हैं कहीं हमको ना दूसरी फोर्स में भेजिए, वो जो इस फोर्स को जिंदा रखना चाहते थे। उनको पता था हमको BSF भेजेंगे, CRPF भेजेंगे, वहाँ उनको मुश्किल हो गया ऑप्शन को, हम तो खुश थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस फौज को जिंदा रखने के लिए फिर उन्होंने एक झूठ बोला, सबसे झूठ सरकार के पास। जब SSB दोबारा जब इसका 2001 में इसका पुनर्जन्म हुआ, इसको फिर नाम दिया गया सशस्त्र सीमा बल। वो करगिल ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि जब वो बॉर्डर पर वो घुसपैठ हुई, वहां पर जो बहुत ज्यादा आलोचना हुई, एक बोले ये इनका बॉर्डर था, एक बोले इनका बॉर्डर था। सरकार ने एक नीति बनाई, वन फोर्स वन बॉर्डर। उस नीति के तहत इन्होंने कहा भाई एक फोर्स को एक बॉर्डर दिया गया। फिर SSB को तो नेपाल बॉर्डर पर भेजा, हर एक को भेजा है, अब अपने बॉर्डर दिए गए। तो आज जो है मैं कुछ एक प्रश्न से पूछना चाहता हूँ SSB से। तो इन्होंने जो है मालिक महिला है, जैसे इन्होंने ट्रेनिंग की, ये मैंने DG से पूछा था इस बार। उस वक्त क्या कि लोग जो है महिलाओं को घर से नहीं भेजते थे, बहुत बुरा मानते थे। जब भी कोई महिला ट्रेनिंग करने जाती थी, जब कोई जाती थी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, लोग बोलते थे तो फौजी के भी ट्रेनिंग है, बहुत मतलब वो करते थे। मुझे तो पता था वह कितनी शक्ति होती है, लेकिन उस वक्त इन्होंने ट्रेनिंग की, कई ने उंगली उठाई, कई को तो परिवार की जीवन भी खराब हुआ। लेकिन उनमें क्या एक मतलब इन्होंने एक डेडिकेशन, देश के प्रति एक लगाव था, तब इन्होंने ट्रेनिंग की और काम भी किया। लेकिन आज SSB वाले क्या बोलते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने ये बात सुनाई कि SSB को जब हमने घेरा, लेकिन अब उनके पास एक ही पॉइंट है, वो ये कहते हैं वही अब जो है हम आपके बारे में जो है सरकार को भी गलत लिख चुके हैं, वही लिख चुके और बोर्ड में भी। अगर हम इस चीज को बदलते हैं तो हमारी तो ही है, वो तो होता ही जब सरकार कोई स्टेप लेती है। आज देखो आम आदमी पार्टी का चला है, कोई बोलते कि पहले बोले थे कि भाई माफी मांगो, बोलती है जब तक कोई हार मानने को तैयार नहीं होती देखती होती है। इसलिए सरकार भी अपनी हार नहीं मान रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला अब हम इसको तो नहीं कर सकते, हमको पता है। लेकिन उन्होंने ये बोला इसको हमारी चीज को झुठला सकता, वो झुठला सकता है, तब जाके अब फिर जो 41 केस लगे थे, फिर उन्होंने कहा इसका फैसला कल लगाएगा। फिर हमने यूनिक पिटिशन लगाई 2018 में, लेकिन उसके बाद अगर 2 साल हमारे कोरोना में गए। अभी केस हमारा पेंडिंग है, चला है। सुप्रीम कोर्ट में यही होता है, डेटे में बड़ी मुश्किल हो जाती है, आगे पीछे जाती है। तो इससे क्या है, एक डिले हो रहा है। अभी जो हमारी पीछे डेट पड़ी थी 16 अप्रैल को, उस दिन हमारा 55 नंबर का केस था, 50 तक हुआ, फिर जज मौजूद हो चले गए, हम तो उसको नहीं पकड़ सकते, नहीं हुआ। फिर उसके बाद अभी 15 मई को पड़ी थी, लेकिन अब जो है कोर्ट जो बंद हो गया है,
शुक्रवार से बंद हुए हैं, 1.5 महीने की छुट्टी पड़ी है वहाँ। आप ये 8 जुलाई को निकलेंगे और 9 जुलाई को हमारी डेट पड़ी है और फाइलिंग हियरिंग के लिए 9 जुलाई की। और उसमें भी हो सकता है क्योंकि जो मेरा तो एक्सपीरियंस है कोर्ट में क्या होता है कि जब ये छुट्टियाँ पड़ती है पहला हफ्ता जो है पर फ्रेश केस करते हैं, हो सकते हैं दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते, लेकिन अब कुछ सुनवाई हो गई है। फिर जो है यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आप जो क्यों जुड़े, ऐसे वालों ने ये किया, आपकी लोग पेंशन का आ जाए, आप करो। आप लोग जिनके लिए काम किया, दिन रात एक दिया, मछली पानी का संबंध था, आपने इनको मजदार को छोड़ा। हम तो नहीं छोड़ सकते, हमने इनसे काम लिया है, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो दूसरा कारण मैंने उनको बताया था और मैं आप पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ, ये बात तक पहुँचनी चाहिए। वो बोलते मुझे तू तो पेंशन लेना, तो ये जुड़ता है, मैं इसलिए जुड़ा हूँ। अगर हम लोग नहीं जुड़े होते, मैं दावे से कहता हूँ शायद आज जो है आधा वॉलंटियर हमारे जेल में होते और आधा को जो है मार दिया होता है। क्यों? जब इन्होंने इतनी सिस्टम ट्रेनिंग दी है, सरकार ने इनको इतनी ट्रेनिंग दी, सिपाही की तरह। इनको जो बहुत से प्रतिबंधित संगठन यहाँ तो वाले नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह, नागालैंड में, मेघालय में, सिक्किम में और त्रिपुरा में अभी जो हाल ही में वाकया हुआ, मेघई और कुकी का वो हुआ, मुझे वहां से फोन आए उनके, बोलिए अभी मौका मांगा हो जाएगी। मैंने कहा मत करो, हम उनको डरा रहे हैं, अगर आप ऐसा करते मैं हम कोर्ट से जीत रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब वो लोग रुके हैं। अगर हम लोग नहीं होते आज शायद इतना हंगामा किया होता इन्होंने, शायद देश का पता क्या होता। तो इसलिए हम सरकार को यही सलाह दे रहा हूं मैं अंत में कि आज तक तो हमने इनको रोका है कि हो सकता है कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है, सरकार लागू करे ना करे, वो उस इंतजार में है। अगर ना करे वो बोलते हम ऐसा आंदोलन करे, करो या मरो। तो उस हाथ में मुझे एक ही मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि पीछे दिल्ली हम गए थे, प्रेम जी भी गए थे 2016 में, लाठीचार्ज ऐसा हुआ, जलियांवाला बाग की वो याद हो रहा है, 4 घंटे लाठीचार्ज हुआ, कोई भी पत्रकार भी आया, किसी को भी घुसने नहीं दिया। एक हमारा वॉलंटियर शहीद भी हुआ, उस वक्त भी हमने भूख दी और 26 आदमी के ऊपर अभी केस बढ़े हैं, हमने भी डंडे खाए, इन्होंने नहीं खाए। तो इसलिए आपने यहाँ भी देखा होगा 2009 से लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन कभी भी कोई केस नहीं हमारे ऊपर बढ़ा। जहाँ भी बात आती है सबसे आगे हमने साथ दिया। मैंने कहा हम लोगों को तंग नहीं करेंगे, हम उनको प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम जो कानूनी लड़ाई करेंगे। ऑल इंडिया में मैं रोकता था, उस दिन प्रेम जी को पता है कई नंबर का है बीच में हो गया, वरना उस दिन वापस नहीं होता, वो उसमें कोई नुकसान हुआ। यहाँ पर भी मतलब हमने रोक के रखा और मैं दावे से कहता हूँ पहले हमारे DI थे, DK नंदी जी थे, वो रोकते थे। आज अगर हम लोगों ने इनका ये साथ छोड़ा तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। तो मैं इसलिए सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, इनकी जो मान्य वो जानते बिल्कुल है। तो जैसे अब ये सवाल उठाते मणिपुर का, जो BBF विलेज वॉलंटियर फोर्स, उनका मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनके साथ अपनी तुलना करते हैं। वो जो है स्टेट केंद्र में आते थे, 1966 में क्या किया उन्होंने, वो SSB बाद में क्या किया, उनको डर के मारे, क्योंकि वो बोलते थे हम जो चाइना में जाएंगे, उनको रोकने के लिए क्या किया, उनको रेगुलर मस्ट्रोल दिए थी, रेगुलर उनको बैठ के घर में पेमेंट देते थे। हमारे वॉलंटियर जो मुफ्त में काम करते थे, इनको कुछ नहीं दिया, तो उनको उनकी सेवा की। फिर मुझे याद आती है जैसे आज पार्टियों में हो रहा, दोनों पार्टियों के, एक क्या, एक तो बेचारा उम्र भर उस पार्टी की सेवा कर रहा है और उठ के चले जा रहा दूसरी पार्टी में, बाप उसको रोक रहा है। वैसा ही क्या किया SSB वालों ने, क्या किया 1963 से लेकर जो वॉलंटियर जो ITBs देश के लिए काम कर रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया, और जो 1966 में उठा के लाए उनको सिर माथे पर चढ़ाया, उनके रेगुलर मस्ट्रोल बनाए और उनके लिए जब उन्होंने कोर्ट में केस किया और उनको सब कुछ दिया और अपने को नहीं दिया। यहीं से मुझे बहुत दुख होता है, वह जो कर रहा है उसको तो कुछ नहीं मिलता। ये शायद हो सकता है इस सरकार ये करती है तभी शायद हमारा साथ भी हो रहा है। इसलिए मैं फिर आपका पत्रकार बंद होगा धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपने हमें
या बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। उस समय कितनी संख्या थी कुल जब ये बंद हुआ ये आपका योजना में? जो एसएसबी वाले हैं इनके जो रिकॉर्ड है हमारे पास है, टोटल जो ऑल इंडिया में 3.5 लाख है ट्रेंड है। अगर जिला कुल्लू की बात नहीं, ऑल इंडिया के मुताबिक इतने ट्रेंड थे। उसमें जो कुछ एक भर्ती वजह से हम लोग को निकले गए, हम तो नहीं ले सकते। उसके बाद कोई मर गए, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में लगे। फिर जो उन्होंने 2015 में एक फिजिकल वेरिफिकेशन कराई थी, उसके मुताबिक जो आंकड़े इनके पास वो टोटल ऑल इंडिया में जो है 96,000 के निकले। और उसमें कुछ एक जो मतलब पूरा वो डॉक्यूमेंट मिले वो 56,000 के मिले इनके पास जो है। और उसमें हमारे कुल्लू के जो है हिमाचल प्रदेश के जब यहाँ 14,000 के करीब है। लेकिन जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई उसमें जो टीम आई थी वो तो पिकनिक मनाने आई थी, लगभग उनके मजे लगे थे, उन्होंने सही ढंग से की नहीं। जब हम बोले थे हम कराते हैं, हम आगे आने नहीं दिया। और सिर्फ 14,000 में कितने 6,795 की वेरिफिकेशन हुई हिमाचल की, जबकि हमारे कुल्लू में सिर्फ 3,000 के करीब वॉलंटियर्स है। और इस वक्त जो ये स्थिति है जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अब जब मैं गृह राज्य मंत्री जी से भी मिला था तो सब कुछ एसएसबी वाले मान चुके हैं, कोई भी इनके पास रीजन नहीं है, ये हार चुके हैं। लेकिन अब एक ही ये कोर्ट में क्या अपना वो दे रहे हैं व्यूज, वही स्ट्रेस ज्यादा है। फिर एक एसएसबी के बेचारे गुजर गए, वो किन्नौर से थे, डिप्टी सेक्रेटरी से, उन्होंने हमें सलाह दी थी, बोला हम भी चाहते हैं मेरे हिमाचल के आपको मिले। उन्होंने सलाह दी आप लिस्ट लगाओ, तब हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लिस्ट लगाई है। उसमें जो है 9,150 के करीब है इस वक्त है। और उसमें जो हमारे संगठन में जुड़े हैं, जो हमारे संगठन में जुड़े इस वक्त 1437 है जो यार जुड़े हैं। कुल्लू के जो होते हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका केस भी हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो ये हमने इसलिए लगाई, हमने बाकियों को कहा था जब स्कीम बन रही थी कैबिनेट में, आप ही चुप रहो, अरे भाई एक को लागू होने दो। लेकिन वो नहीं माने। अगर एक वॉलंटियर को ITBs को मिलता है तो लाख को भी देना पड़ेगा, लेकिन इनमें इतना काबलापन है, ये सोचे कि हम पीछे न रह जाए, क्योंकि उन्होंने वो पैसा है ठग के लोगों से। इसलिए वो कोर्ट में अब कोई आगे लग रही है, कोई टैग कर रहे केस को, इससे केस फिर खराब हो जाएगा। और कोई कुछ हो जाए तो आप